सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत और आभार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे और इसमें ये तीसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। लेक्चर शुरू करने से पहले चलिए अपन बात करते हैं अपने दो यूट्यूब चैनल की। ये दो यूट्यूब चैनल हमारे, एक परिष्कार वर्ल्ड का पहला चैनल है जिसको आप सभी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसा करने से आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके साथ ही हमारा एक अन्य चैनल है जिस परिष्कार कॉलेज का, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है और इसके भी बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि आपको कॉलेज संबंधी जानकारियां, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की बात करते हैं। जैसा आपको जानकारी है साथियों कि मैंने पहले अपने दो लेक्चर्स में ये बात कही थी कि हम जिस तरीके से अपनी तैयारी करने वाले हैं वो निश्चित ही न केवल हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लेंगे बल्कि हम विश्वविद्यालय परीक्षा की भी तैयारी कर लेंगे, जिसमें अभी हमने प्रवेश लिया बीए प्रथम वर्ष में और इसकी हम डिग्री तो लेंगे ही लेंगे और साथ ही हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते चलेंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों की जो बात पिछले दो लेक्चर में हुई उसी को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें से आते हैं। देखिए हम देखते हैं कि ये यूपीपीसीएस ऑप्शनल हिस्ट्री 2009 में आपका प्रश्न पूछा गया है। बराबर, कहीं कहीं आपको बराबर भी लिखा मिलेगा, बराबर पर्वत के क्षेत्र के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। तो इसमें जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है वो लाभान्वित है कि लाभान्वित होने वाले कौन से थे, किस बराबर के पर्वत के क्षेत्र के दानों से। दान और लाभान्वित ये दो मुख्य बात हैं कि दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। इस पे ही पूरा प्रश्न का उत्तर है आपका। उत्तर की हम बात अपने लेसन के अंत में जाकर करेंगे। यहाँ भी हम इसके जो विकल्प हैं इसको देखते हैं, बौद्ध, आजीविक, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। इनमें से कोई एक आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये एमपीपीसीएस प्री एग्जाम्स में पूछा गया है। 2009 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। 7 वाहनों के नाना घाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। क्या करना है हमें, नाना घाट अभिलेख जो है उसमें सही सूचना इसमें से क्या दी गई है। ए में लिखा है यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है। क्या, नाना घाट अभिलेख। दूसरा है इसमें उत्तर बी की जो बात करते हैं, यह 7 वाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। यह 7 वाहनों की नौसेना की सूचना देता है। नेक्स्ट, यह 7 वाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। ये इसमें ए बी सी डी 4 कथन दिए हुए हैं कि सूचना के रूप में, कि इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इस पर अपन विचार करते रहें और अभी जब हम पूरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं पूरा आप और हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये कहीं ना कहीं आंसर्स के हम आसपास पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
ये भी RAS में पूछा गया है। 1998 में प्राचीन भारतीय सिक्का जाना जाता है। प्राचीन भारतीय सिक्का जाना जाता है आहत सिक्का के रूप में, कर्षापर्ण, पर्ण, निष्क सिक्का। ABCD 4 में से एक उत्तर है। उत्तर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। IAS 2002 में फिर सवाल इन पुरातात्विक स्रोतों में से ही पूछा गया। प्राचीनतम आहत सिक्के बने होते थे। प्राचीनतम आहत सिक्के किसके बने होते थे, ये प्रश्न की यहाँ रिक्वायरमेंट है, ये पूछा जा रहा है। इसमें A है आपका चांदी एवं तांबा, स्वर्ण एवं तांबा, स्वर्ण एवं चांदी, चांदी, स्वर्ण एवं तांबा। इसमें से किसके सिक्के बने होते थे। आगे हम उत्तर की चर्चा, जैसा बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, लेसन के आखिरी में करेंगे। आगे चलते हैं अब हम अभिलेख की बात करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों की बात हो गई कि जो पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों में जो भी हमारे, चाहे ये शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ताम्रपत्र, गुहालेख, मूर्ति लेख आदि आते हैं, इनमें से किस तरीके के सवाल बनते हैं। हम अपने पहले लेक्चर में हमने देखा था कि शिलालेखों की हमने बात करी थी। शिलालेख पे अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल बने थे, हम चर्चा करते आ रहे हैं। और हमने विश्वविद्यालयी प्रश्नों की भी समय समय पर शिलालेखों को लेकर बात करी। फिर हमारा जो अगला लेक्चर था दूसरा, उसमें स्तंभ लेख और ताम्रपत्र लेख की बात हुई थी। अब जो है वो गुहालेख और मूर्ति लेख की आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको विदित है, बहुत जल्दी से अपन रिवाइज करते हैं कि अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है। शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख और मूर्ति लेख। इन पे हमने, इस पे चर्चा हो गई, इस पे चर्चा हो गई, इस पे चर्चा हो गई। अब हम गुहालेख की बात करते हैं। तो गुहालेख में हम देखते हैं कि ये देखिए, बाराबर गुहालेख ये अशोक कालीन है। दूसरा आपका नागार्जुनी गुहालेख, ये दशरथ कालीन है। तीसरा आपका नासिक गुहालेख, ये सातवाहन कालीन है। और नाना घाट का अभिलेख, ये सातवाहन कालीन है। तो ये जो गुहालेख हैं, यानी अभिलेख के एक प्रकार हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बाराबर गुहालेख की हम बात करते हैं कि इस पर जो सवाल बनते हैं कि बाराबर गुहालेख से किस काल के इतिहास की जानकारी होती है, इस पर प्रश्न बनता है। तो हमारा सा सीधा वहाँ विकल्प जो आएंगे उसमें एक उत्तर है। मान लीजिए अगर वंश की बात कही कि मौर्यकालीन, मौर्य, और आपका दूसरा गुप्त, शक, कुषाण। यहां जब हम पढ़ रहे हैं कि बाराबर गुहालेख से हमें अशोक कालीन इतिहास की जानकारी होती है, इस पर अगर सवाल इस तरीके से आता है कि बाराबर गुहालेख से जानकारी होती है, अशोक की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही इन विकल्प में जो दिए गए, लेकिन हमने यहाँ ये पढ़ लिया कि अशोककालीन इतिहास की जानकारी इस बाराबर गुहालेख से होती है। तो हमें क्या चीज़ जानने की ज़रूरत हुई, हमको इतना सा बस जानना है कि अशोक जो शासक हुआ प्राचीन भारतीय इतिहास में, वो किस वंश का था। जैसे हमने इसके वंश को जानकारी करी तो ये आपका मौर्य वंश है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से सवालात आते रहते हैं। अगला हम देखते हैं नागार्जुनी गुहालेख, ये आपका दशरथ कालीन है। अब दशरथ किस वंश का हुआ था, जैसे ही हम इस पर विचार करते हैं और विचार उपरांत जब हम यह जान पाते हैं कि ये भी मौर्य काल का था, तो इस पे भी जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब नासिक गुहालेख, इससे किस काल के इतिहास की जानकारी होती है, सातवाहन कालीन, जैसा यहाँ लिखा हुआ है।
नानाघाट अभिलेख से भी सातवाहन कालीन। देखिए साथियों, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि यहाँ बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम बराबर गुहा लेख पर अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, नागार्जुनी पे भी, नासिक पे भी और नानाघाट पे, लेकिन हम इन पे चर्चा करेंगे बाद में, जब इनके विशिष्ट जब चैप्टर आएंगे कि मौर्यकालीन, जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे तब हम इसकी बात करेंगे। मौर्य काल में ही हम नागार्जुनी गुहा लेख की चर्चा करेंगे, और जब हम सातवाहन वंश का इतिहास पढ़ रहे होंगे तब हम नासिकी और नानाघाट की करेंगे। अभी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बात कर रहे हैं कि इनसे हमें क्या जानकारियां मिलती हैं। तो बहुत संक्षिप्त पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि बारावर की जो गुफाएं हैं, इनका स्थान कहाँ है। ये आपको गुफा दिखाई दे रही है। अब ये आपकी स्थित कहाँ है गुफा? बारावर की गुफाएं भारत स्थित। पहली बात तो कहाँ है कि भारत में। भारत ये आपका देश, ये आपका राज्य, और ये आपका जिला, और ये आपका जिला। आइए चलिए हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि बारावर की गुफाएं भारत स्थित बिहार राज्य के जहानाबाद जिले से 25 किलोमीटर दूर तथा गया से 24 किलोमीटर दूर स्थित गुफाओं को चट्टानों को काटकर बनाया गया है। देखिए इसके एक एक शब्द को आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस पर सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वो आईएएस भी हो सकती है, आरएएस हो सकती है, पीसीएस हो सकती है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, पटवार हो सकती है, या फिर आपकी कांस्टेबल हो सकती है, पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें जीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां जीके की बात आती है वहां इतिहास की बात आती है, और वहां इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि बारावर की गुफाएं स्थित है, जगह का नाम ही नहीं पूछा। मान लीजिए उसमें 3-4 विकल्पों में देश लिख दिए गए। अब देश लिख दिए गए तो आपका उत्तर होगा भारत, क्योंकि इसमें विकल्प में भारत जरूर आएगा। देश में हो सकता है कि भारत के अलावा आपका पाक आ जाए, आपका नेपाल आ जाए, और कोई नहीं आ जाए, क्यों? इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ना तो पाक में है ना नेपाल में है, और ये उत्तर है नहीं। हमको मालूम है कि ये भारत में है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? भारत हो गया। इसी तरीके से इसको और बदल कर पूछा जा सकता है कि बारावर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तब आपका मालूम है आपको कि बिहार। कोई भी विकल्प में लिख रहा हो, कोई भी प्रदेश लिख रहा हो, अगर हमें मालूम है कि बिहार में, तो फिर हमारा आंसर बिहार होगा। इसी तरीके से फिर प्रश्न की अगर इबारत चेंज होती है और उसमें पूछा जाता है कि बारावर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, और जहानाबाद उसमें आ जाता है और गया नहीं आता है, तो जहानाबाद जिले में अन्य विकल्प दिए हुए। मान लीजिए कि जहानाबाद नहीं आया और गया आ गया, तो फिर आंसर गया है। अब एक प्रश्न सामने उठता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जहानाबाद से 25 किलोमीटर और गया से 24 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि बारावर की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, और इसमें मान लो ये जहानाबाद आ गया, ए, और बी में आ गया गया, सी में आ गया पटना, और डी में आ गया कोई नहीं। आंसर क्या होगा? हम पशुपेश में वहां पढ़ जाएंगे जिस समय हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हुए होंगे। अगर हमें इनके फैक्ट्स मालूम है तो फिर हम इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखिए जहानाबाद से तो है 25 किलोमीटर
और गया से है 24 किलोमीटर। तो इसका फिर एप्रोप्रिएट आंसर दूरी के आधार पर लगा देंगे हम, एक गया हो जाएगा। और अगर ये दो नहीं आते हैं, ये अलग अलग आता है, तो फिर अगर जहानाबाद एक आता है तो जहानाबाद हो जाएगा आंसर, और गया एक गया ही पूछा जाता है तो गया हो जाएगा। और अगर देश की बात आती है तो भारत है, और राज्य की बात आती है तो बिहार है। तो देखिए एक जरा से पंक्तियों में, 3-4 पंक्तियों में कितने प्रश्न बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के। अब एक प्रश्न और बनता है, इसकी खोज किसने की थी? हैरिंगटन ने। यानी बराबर गुफाओं लेक की खोज किसने करी? हैरिंगटन ने। कब करी? 1785 में। यानी इसकी खोज कब हुई? 1785 में। तो ये देखिए आपके कि कितने इस पे सवालात बन गए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हम विश्वविद्यालय परीक्षाओं की बात करें, जैसा मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं कि 20 शब्द वाले सवाल आते हैं अति लघु, और ये 2 नंबर के सवाल होते हैं। अब 20 शब्द इसमें देखिए, उसमें होता है अप टू 20 वर्ड्स। तो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपके 20 वर्ड बहुत आसानी से निकल रहे हैं। और ये अगर हम लिख देते हैं वहाँ पर, तो पूरा का पूरा 2 नंबर का हमारा सवाल सही होता है। देखिए हम पीछे जाएं और हम ये देखते हैं कि गुहा लेक की अगर हम बात करते हैं, और गुहा लेक में बराबर गुहा लेक पर आ गया, तो एक हमें फैक्ट्स क्या मिला? अशोककालीन। अब वापस उधर आते हैं, तो ये गुफाएं किस काल की हैं? अशोककालीन। अशोक कौन, किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अशोक का शासन कहाँ था? आपका बिहार। बिहार उसका स्थल था, पटना उसकी राजधानी रही थी। तो ये देखिए आपका मौर्यों का साम्राज्य कहाँ था? बिहार। अब ये 3-4 वर्ड आपके बढ़ गए। अब हमारे को विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि 50 शब्दों में लघु प्रश्न लिखिए। लघु प्रश्न के उत्तर की सीमा है आपकी 50 शब्द। अब इसको ही आपको बढ़ा देना है, तो आपको अशोक जोड़ना है, मौर्य वंश जोड़ना है, उसका साम्राज्य जोड़ना है, और ऐसा करते हुए हम चलेंगे। आगे भी हम बात करेंगे, तो इन फैक्ट्स को जोड़कर हम 50 शब्दों का उत्तर बना सकते हैं। अब देखिए 2 बातें आपकी 3 हल हो गई कि पहला तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल आपके तैयार हो गए। आप अपनी नोटबुक में निश्चित ही इसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज जो हम ये नोट कर लेंगे, एक दिन हमारा बहुत बड़ा प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा, और हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं की भी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। तो ये हम लघु प्रश्न की बात कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए कि बराबर की पहाड़ियों के प्रमुख 3 गुहा अभिलेख कौन कौन से हैं? पहली जो गुफा है, यानी वहाँ कितनी गुफाएं? बराबर की पहाड़ियों के प्रमुख 3 गुहा अभिलेख। अभी हम जो बात कर रहे थे, एक संयुक्त रूप से बात कर रहे थे कि बराबर की गुहा लेक। तो गुहा लेक की बात हुई कि वो किस काल की हैं? अशोक काल की। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। तो दूसरा ये हो गया कि मौर्य वंश कालीन ये आपकी गुफाएं। फिर इनकी बात हुई कि ये कहाँ स्थित हैं? भारत में स्थित हैं। भारत के किस राज्य में स्थित हैं? बिहार में है। बिहार में किस जिले में? जहानाबाद और गया, 2 जिलों का नाम आया। एक से दूरी जो है 25 किलोमीटर है इस स्थान की, और एक से 24 किलोमीटर। गया से 24 और जहानाबाद से 25। फिर इसके पश्चात के किसने इसकी खोज की? हैरिंगटन ने खोज करी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बराबर की पहाड़ियों गुफाओं के 3 गुहा अभिलेख आते हैं। तो पहली गुफा अशोक के 12वें राजवर्ष की है, यानी अशोक जब सिंहासन पर आसीन हुआ उसके 12वें वर्ष में कि ये गुफा है, और ये गुफा
लिखा हुआ है यहाँ आजीविकों को जैन संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया गया था। यानी अशोक ने इस गुफा को पहली गुफा कौन सी है? नयन ग्रोध गुहा या सुदामा गुहा। पहली गुफा अर्थात सुदामा गुफा को अशोक ने अपने राज्य के 12वें वर्ष में आजीविकों को, आजीविक कौन थे? आजीविकों को दान में दिया। आजीविक कौन थे? जैन संप्रदाय के भिक्षुक थे। फिर देखिए आप, इसमें से भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल बनने लगते हैं। और अगर हम 50 शब्दों की जो बात कर रहे थे, अगर इस टेक्स्ट को भी यानी हम 3 गुहावलेख को भी जोड़ देंगे तो भी हमारा 50 शब्द का उत्तर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस पर देखिए आपकी प्रश्न की जो बराबर की पहाड़ी गुफा के 3 गुहावलेख हैं उनका नाम, पहले क्या नाम है? नयोन ग्रोध गुहा या सुदामा गुहा। ये कब दान में दी गई? अशोक के 12वें राजवर्ष की तो है, और दान में कब दी गई आजीविकों को? यानी 12वें वर्ष के समय में या अशोक के शासनकाल में आजीविकों को दान में दी गई। आगे हम चलते हैं। देखिए दूसरी गुफा विश्व झोपड़ी गुफा। पहली गुफा सुदामा गुफा थी, दूसरी गुफा विश्व झोपड़ी गुफा। दूसरी गुफा भी अशोक के अभिषेक के 12वें वर्ष में। यानी ये दोनों गुफाएं बराबर की, दोनों गुफाएं विश्व झोपड़ी गुफा और सुदामा गुफा, ये कब? 12वें वर्ष की हैं। और ये किसको दान में दी गई? आजीविकों को। यानी दोनों गुफाओं की बात हो रही है कि ये आजीविकों को दान में दी गई। तीसरी गुफा की बात करते हैं, कर्ण चौपड़ गुहा। ये अच्छा, एक बात बता दूं कि गुफा और गुहा एक ही बात है। तो तीसरी गुफा अशोक के 19 में, यानी 2 गुफाएं तो जो नयन ग्रोध थी और सुदामा गुफा वो अशोक के राज्य के 12वें वर्ष में थी, और कर्ण चौपड़ गुफा जो थी 19वें वर्ष में, और ये भी आजीविकों को दान में दी गई। तो जब आप अपना उत्तर बढ़ाते हैं तो ये टेक्स्ट आपके सामने, ये फैक्ट्स आपके सामने, इन फैक्ट्स पर आधारित आपको वाक्य संयोजन बस करना है, वाक्यों में बनाना है इसको, और बहुत आसानी से आपका विश्वविद्यालय परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का सवाल का उत्तर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहीं देखते हैं कि कर्ण चौपड़ गुहा जो है, गुफा है, 12 वर्ग की पहाड़ी से एक अन्य लोमस ऋषि गुफा प्राप्त हुई है। यहाँ तक तो 3 गुफाओं की बात हो गई। अब 12 वर्ष से ही की पहाड़ी से एक अन्य गुफा प्राप्त हुई है। किसकी? लोमस ऋषि की प्राप्त हुई है। इसके आगे चलते हैं। नागार्जुनी गुफा। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? 12 वर्ग गुफा की। अब दूसरी नागार्जुनी गुफा लेख, ये भी कहाँ मिली? आपके बिहार राज्य में स्थित है। नागार्जुनी पहाड़ियों से 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 12 वर्ग की बात करी, वहाँ भी 3 गुफा थी, और ये नागार्जुनी गुफा लेख बात कर रहे हैं कि ये भी नागार्जुनी जो पहाड़ियों से प्राप्त होने वाली गुफा जिसका नाम नागार्जुनी गुफा है, ये भी 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अब इसमें एक का नाम है गोपी अथवा गोपिका। ये आप देखिए, ये गुफाएं, ये आपकी ये गुफा, ये पूरा गुफा स्थल है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ 3 गुफाएं, गोपी, वाहिका और वदथिका, ये गुफाएं हैं। अब आगे देखते हैं। गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविकों को दान में दिया गया या दी गई। गुफाओं की दीवारों पर एवं छतों पर की गई पॉलिश मौर्यकालीन कला की विशेषता को दर्शाता है। यहाँ फिर से आपके सवालात तैयार हो रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के कि नागार्जुनी गुफा लेख या नागार्जुनी गुफा कहाँ स्थित है?
बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार में भी नागार्जुनी पहाड़ियों से 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नागार्जुनी गुफा की संख्या कितनी है? 3। पहला आपकी गोपी, दूसरा आपकी वाहिका, तीसरा बदरिका। अब ये गुफाएं चाहे बाराबर की गुफा की बात कर रहे थे या नागार्जुनी गुफा की, तो ये किस काल की हैं? ये आपकी मौर्य काल की हैं, क्योंकि हम अशोक कालीन लिखा था हमने, वहाँ दशरथ कालीन लिखा हुआ था। तो ये गुफाएं आपकी जो हैं वो मौर्य काल की हैं। और ये बनने के बाद किसको दान में दी गई? प्रत्येक गुफा की जो बात हुई वो दान में दी गई आजीविकों को। आजीविक कौन थे? आजीविक जैन भिक्षुक थे। कौन थे? जैन भिक्षुक। ये हमको फैक्ट्स ध्यान रखने। अब यहाँ कला की बात हो रही है कि गुफाओं की दीवारों पर एवं छतों पर जो पॉलिश की गई है वो मौर्य कालीन कला की एक विशेषता है, जो मौर्य काल की विशेषता बताती है कि उस काल में जो गुफाएं थी, विशेषकर नागार्जुनी की गुफा, उसकी दीवार और छत पर जो पॉलिश की गई है वो अत्यंत ही चमकदार है और वो मौर्यकालीन विशेषता को इंगित करती है, उसके बारे में बताती है। मैं आगे चलते हैं। देखिए नासिक गुहालेख। नासिक गुहालेख से सातवाहनों की उत्पत्ति तथा उनके जो एक प्रख्यात शासक हुआ जिसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्या नाम? गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है। ये आपकी गुफा का लेख है। ये लेख पढ़ने में शायद आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन चित्र से हमको ये याद हो जाएगा, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, कि इस पे जो लेख लिखा हुआ है उससे हमें सातवाहन वंश के शासकों की उत्पत्ति के बारे में पता लगता है। किसके बारे में? उत्पत्ति की। सातवाहन की वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसका भी, इस वंश का जो प्रख्यात शासक हुआ गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसकी क्या उपलब्धियां रहीं अपने शासनकाल में? इसने कितने राज्यों को जीता, अपना साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया और कौन कौन सी उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं, इसकी जानकारी हमें नासिक गुहालेख से होती है। तो इस पर भी अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सवाल तैयार होते हैं। और आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक पर जरूर प्रश्नों को तैयार करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका प्रश्न बैंक निरंतर बढ़ता जाए और आपका अध्ययन मजबूत होता जाए। आगे बढ़ते हैं हम। नानाघाट अथवा नाणे घाट का लेख, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या हो गया? राज्य। ये जुन्नार नगर एक प्राचीन नगर कोंकण समुद्र तट के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कोंकण समुद्र तट के बीच स्थित है। क्या? ये नाना घाट का गुहालेख अथवा नाणे घाट का गुहालेख, यानी नाना घाट परीक्षा में पूछा जाए या नाणे घाट, एक ही बात है। इस गुहालेख से किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो स्रोत के रूप में हम इतना ही अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभिलेख में अब हम शिलालेख पढ़ लिए, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख की बात हो गई। अब हम मूर्ति अभिलेख की बात करते हैं। तो मूर्तियों के ये देखिए आप, शीश अधोभाग पर अंकित तिथि, लेख से मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय, मूर्ति कला का विकास, क्या क्या हमें जानकारियां मिलती हैं स्रोत के रूप में। मूर्ति जो लेख है अर्थात मूर्तियों पर लिखे गए लेख, मूर्तियों पर जो लेख लिखे हैं
वो कहाँ कहाँ लिखे जा सकते हैं, पहले तो इसकी चर्चा कर लें हम। मूर्तियों के शीर्ष भाग पर यानी ऊपर के भाग पर, अधोभाग पर यानी निचले भाग पर, अंकित क्या चीज, तिथि, क्या लेख, यानी उस पर या तो कोई लेख लिखे हुए हैं या तिथि डली हुई है, प्रतिष्ठापन यानी इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना का समय डला हुआ है, या फिर ये जो मूर्ति बनी हुई है उसमें कितनी कलात्मकता है, उसका कला का विकास किस प्रकार हुआ, इस बात की जानकारी हमें मूर्ति लेख से होती है। यानी मूर्ति लेख हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों के रूप में हमको क्या क्या जानकारी प्रदान करते हैं, उससे अंकित तिथि से हमें समय की जानकारी मिलती है, और लेख क्या लिखा है उस लेख से आपके जिस भी वंश से संबंधित कोई बात लिखी हुई होगी वो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसकी प्रतिष्ठापना का समय और मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ इसकी जानकारी मिलती है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, लिखा है कि दुर्जन पुत्र विदिशा, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त जैन मूर्ति लेख, एक जैन मूर्ति लेख प्राप्त हुआ है, जिससे क्या जानकारी हमें मिल रही है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी मिल रही है, जिसमें उसको महाराजाधिराज कहा गया है। अर्थात जो मूर्ति लेख हैं उनसे हमें अनेक ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, किसी राजा के बारे में, किसी वंश के बारे में, उसकी उपाधियों के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में, और वह किस समय में प्रतिष्ठापित की गई मूर्ति, इसके बारे में पता चलती है। सामान्यतः ये लेख कहाँ लिखे मिलते हैं, मूर्ति के अधोभाग पर और मूर्ति के शीर्ष भाग पर। चलिए आगे हम चलते हैं। ये देखिए आप, ये एक चित्र दिया जा रहा है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि मान लीजिए शीर्ष भाग पर यहाँ कहीं लिखा हुआ है शिलालेख, इसके निचले भाग पर लेख लिखा हुआ है, तो इससे हमें संबंधित वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमने यहाँ बात कर ली अभिलेख। अभिलेख हमारे पूरे हो गए। अभिलेख में हमने क्या क्या पढ़ा, शिलालेख, स्तंभ, स्तंभ लेख पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा आपका ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख के बाद हमने गुहा, और गुहा के बाद हमने पढ़ा आपका मूर्ति अभिलेख। तो हमने इतने जो लेख पढ़े इनको हम अभिलेख के रूप में जानते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि हमारा पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुद्राएं या सिक्के। यानी मुद्रा अथवा सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के किस प्रकार के साधन हैं और उनसे हमें प्राचीन इतिहास के विषय में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। हम पहले चर्चा करेंगे मुद्रा की, मोहरों की, मूर्तियाँ, शैलचित्र, चित्रकला, स्मारक की। स्मारक में भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य विहार और उत्खनित पुरा अविशेष, इसमें मृदवाण, उपकरण और आपका आभूषण। चलिए आगे चलते हैं। हम मुद्राओं की बात करते हैं कि ये आपको कुछ सिक्के यहाँ पर, या अथवा हम इन्हें मुद्राएं कह सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं, आहत, यानी जो सबसे पुराने सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है, आहत सिक्का अथवा पंचमार्ग सिक्का का वह प्रकार जिस पर चिन्ह अंकित हैं। क्या अंकित हैं, आहत अथवा पंचमार्ग सिक्कों पर अथवा मुद्राओं पर चिन्ह अंकित हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आहत या पंचमार्ग। यानी वे सिक्के, वे मुद्राएं जिन पर
चिन्ह अंकित हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आहत सिक्के या पंचमार सिक्के या आपका आहत मुद्रा अथवा पंचमार मुद्रा। आहत सिक्के किसके बने होते हैं, चांदी और तांबे से बने होते हैं। यानी किस धातु के सिक्के बने होते हैं, आहत सिक्के अथवा पंचमार सिक्के चांदी और तांबे से बने होते हैं। ये जानकारी हमने हासिल की। आगे हम चलते हैं कि बाद के सिक्कों में लेख एवं आकृति का अंकन, यानी जो प्राचीनतम सिक्के थे, जो आहत सिक्के थे, जो पंचमार्क सिक्के थे, उनमें क्या लिखा मिलता था, ये देखिए आप। चलते हैं पीछे कि चिन्ह, और इसमें क्या लिखा मिलता है, आपका लेख और आकृति। यानी जो प्राचीनतम सिक्के थे वहाँ चिन्ह बने मिले हैं, चिन्हों का अंकन मिला है। वहीं बाद के सिक्कों में लेख लिखे जाने लगे, आकृति लिखी जानी। अब ये सिक्के किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ आप देखिए, सिक्कों से समय की जानकारी होती है, यानी उस पर अगर समय डला हुआ है, या फिर सीमाओं की जानकारी होती है, यानी राज्यों की सीमाओं की, किस शासक के काल के वो सिक्के हैं, किस शासक से संबंधित हैं और उनकी राज्यों की सीमाएं कहाँ तक थीं, इस बात की जानकारी हमें सिक्कों से होती है, मुद्राओं से होती है। आर्थिक जानकारी भी मुद्राओं से होती है। आर्थिक जानकारी कैसे होगी कि मुद्राओं को हम किस रूप में यूज करते थे, प्रयोग करते थे, विनिमय के रूप में, यानी मुद्राओं से हम खरीद फरोख्त का काम किया जाता था। और अगर किसी शासक के काल में अगर स्वर्ण की मुद्राएं हैं तो इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। यानी किस धातु के सिक्के बने हुए थे, जिस काल के भी वो सिक्के हों, उस काल की आर्थिक व्यवस्था की सूचनाएं हमको प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व की सूचनाएं प्रदान करते हैं। यानी इनसे हमें, सिक्कों से हमें जहां राज्य की सीमाएं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सांस्कृतिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, यानी राजा का कार्यकाल कितना रहा, लंबा रहा, छोटा रहा, उनका सामाजिक महत्व क्या था, क्या सिक्कों में लिखा है। आकृति का अंकन, कोई ऐसी आकृति को अंकित किया गया जो समाज से संबंधित थी, तो वो सामाजिक महत्व की सूचनाओं की जानकारी देते हैं। इसके साथ ही वंश वृक्ष की उपलब्धियों की, कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां करी, इसकी जानकारी आपकी सिक्कों से अथवा मुद्राओं से होती है। आगे चलते हैं हम। उदाहरण देखिए, समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर अश्व और यूप का चित्र का अंकन है। इन मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ होने की सूचना की जानकारी मिलती है। अर्थात समुद्रगुप्त के सिक्के हमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ कब होता है? जब हम काफ़ी सारे साम्राज्य को जीत लेते हैं या कई राज्यों को जीत लेते हैं और उसके बाद हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो ये जानकारी हमें सिक्कों से अथवा मुद्राओं से होती है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए अंकन है। स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में मिलावट गुप्त काल की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का द्योतक है। अपन बार बार यही चर्चा कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे हैं वो इतिहास के किस पक्ष की जानकारी हमको प्रदान करते हैं। तो मुद्राओं में हम सब उदाहरण के रूप में समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं
कि अगर समुद्रगुप्त कहीं वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो संगीत का प्रेमी रहा होगा वो शासक। यानी समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की जानकारी हमें उसके उस सिक्के से होती है जिसमें वह वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही आप देखिए स्कंदगुप्त, उसके बाद के शासक में जो सोने के सिक्कों में मिलावट होने लगती है। जब पहले सोने के सिक्के बने गुप्त काल में, विशेषकर समुद्रगुप्त के काल में, तो इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल रही है कि समुद्रगुप्त का जो राज्य था वो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत था, उसकी आर्थिक व्यवस्था उन्नत थी। वहीं उसके वीणा बजाने से यह जानकारी मिल रही है कि वो संगीत का प्रेमी था। वहीं आगे जब हम चलते हैं कि सोने के सिक्कों की जगह मिलावट होने लगी और हमें मिश्रित धातु के सिक्के बनाए जाने लगे, तो इससे जानकारी मिल रही है कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति में क्या आ रही है, गिरावट। गिरती हुई आर्थिक स्थिति का द्योतक है क्या, सोने के सिक्कों के स्थान पर मिलावट वाले सिक्के यानी मिश्रित धातु के सिक्के हमें क्या जानकारी दे रहे हैं कि गुप्त काल, समुद्रगुप्त के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आने लगी थी। तो ये सारी सूचनाएं हमको किससे मिल रही हैं, सिक्कों से, सिक्के अथवा मुद्राओं से। आगे चलते हैं हम, देखिए फिर शकवंशी सिक्कों पर शासक के साथ युवराज का नाम उत्तराधिकार का क्रम प्रमाणित करता है। देवता की आकृति, धर्म का प्रमाण यानी धर्म की जानकारी भी हमें इन सिक्कों से होती है। आगे देखिए आप, मोहरें, अब आती हैं मोहरें। मिट्टी एवं धातु निर्मित मोहर। मोहर का निर्माण किससे होता था, मिट्टी अथवा धातु से। जो उत्खनन में हमें प्राप्त हुई हैं वो या तो मिट्टी की हैं या धातुओं की बनी हुई हैं। उस पर क्या लिखा रहता था, नरेश, सामंत, गढ़, व्यापारी, हस्ताक्षरित। उस पे या तो नरेश या सामंत अथवा गण के हस्ताक्षर लिखे हुए होते थे या हस्ताक्षर यूं कहें हम किए हुए होते थे। मोहरें पर पशु की आकृति, किसकी आकृति रहती थी, पशु की आकृति, और उस पर भी कोई लेख का अंकन होता था। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मोहर है वो पशुपति की है। मोहर किस काम आती थी, पार्सल अथवा पत्र का प्रमाण होती थी। जैसे मोहर की हम बात करें उदाहरण के रूप में कि बसाड़ जो प्राचीन वैशाली था, वहां से हमें 274 कितनी 274 मिट्टी निर्मित मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो हमको इतिहास के विभिन्न पक्षों की सूचनाएं देती हैं। देखिए इस पे ये मान लीजिए पशु बने हुए, अब ये कौन कौन से पशु हैं, देखिए यहाँ हाथी है, तो इसका मतलब है कि मोहरों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विशिष्ट काल की या किसी काल की पशुओं की जानकारी होती है कि उस समय कौन कौन से पशुओं से लोग परिचित थे। यहाँ ये देखिए ये पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ की जो बात कर रहे हैं वो देखिए ये मोहर है। तो इस मोहर से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी हो रही है। आगे देखिए मूर्तियाँ, शैलचित्र एवं चित्रकला। ये धातु पाषाण की मूर्तियाँ, मरंड मूर्ति, इससे तत्कालीन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, संस्कृति की जानकारी मिलती है, उस समय कैसे आभूषणों का प्रयोग किया जाता था इसकी जानकारी मिलती है, समाज के लोग वस्त्र परिधान किस प्रकार के धारण करते थे, मसलन सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, उनके वस्त्र सिले होते थे अथवा नहीं होते थे, इस बात की जानकारी हमें मूर्तियों, शैलचित्र एवं चित्रकला से होती है। आगे हम देखते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, इससे लोक धर्म की जानकारी होती है। और ये किस काल की थी, मौर्य काल की। तो मौर्य काल के अनेक पक्षों की जानकारी हमें इन यक्ष यक्षिणी की
मूर्तियों से होती है। जैसे ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है कि बहुत कलात्मक मूर्ति है, तो हमें मौर्य काल की कला के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मूर्ति के नाक नक्श कितने तीखे और कितने स्पष्ट हैं। वहीं ये जो आभूषण पहने हुए हैं, इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी या उनके सांस्कृतिक प्रेम की जानकारी यहाँ मिल रही है। तो ये कुल मिला के यक्ष और यक्षिणी से मौर्य काल की न केवल लोक धर्म बल्कि उस काल की कला के बारे में हमें महती जानकारी प्राप्त हो रही है। ये मातृदेवी की मूर्ति मातृशक्ति का प्रमाण। जैसे अब ये मूर्ति है, ये मूर्ति हमें इतिहास के किस पक्ष की जानकारी दे रही है कि समाज में मातृशक्ति को महत्वता प्रदान की गई थी। आगे देखिए, ये शैल चित्र हैं। ये शैल चित्र भी हमें इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। अब हम स्मारक की बात करते हैं। स्मारक में भवन, मौर्यकालीन भवन, राज्य प्रसाद के अवशेष। इसमें ये आपको भवन दिखाई दे रहा है। भवन से हमें कलात्मकता, कला की पता चल रहा है, हमें इसकी विशालता का पता चल रहा है, इसके धर्म का पता चल रहा है, इसके जो धर्म से संबंधित व्यक्ति थे उनके बारे में पता चल रहा है। तो हमें भवनों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी होती है। मंदिर देखिए, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में स्थित विभिन्न मंदिर। अब उत्तर भारत में अगर स्थित है तो उत्तर भारत में कला संस्कृति के पक्ष की जानकारी मिलेगी। दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत की बात करेंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में कि झांसी का मंदिर है, दशावतार का मंदिर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत की कला का शानदार नमूना है। यहाँ कला की बात कर रहा है, तो ये कला की जानकारी मंदिर से हो रही है। तो मंदिर क्या है? हमारा एक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है, एक साधन है। आगे देखिए, हम इसी तरीके से स्तूप, कौन सा स्तूप? भरूच, बोधगया, सांची, विदिशा। ये आप देख रहे हैं, ये तोरण द्वार है स्तूप का। ये यहाँ आप सांची का स्तूप देख रहे हैं। इससे हमें न केवल उस काल के कला पक्ष की जानकारी हो रही है, बल्कि राजाओं के धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है कि किस धर्म को उन्होंने प्रश्रय दिया और स्तूप क्या होते थे, इसकी जानकारी हमें मिल रही है। सामान्यतः जैसे अपन पढ़ेंगे आगे चल के कि स्तूप एक मिट्टी का थुआ उल्टे कटोरे के समान होता था और इसमें जो बौद्ध व्यक्तित्व हुए उनकी अस्थियों के ऊपर ये बनाया जाता था। और अशोक के शासनकाल में अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। कहीं कहीं इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ये हो सकता है ये किंवदंती हो, लेकिन स्तूपों का निर्माण जरूर हुआ था। तो हमें ये सारी जानकारियाँ स्तूप से होती हैं। स्तूप में भी ये आपके कुछ नाम, भरूच, बोधगया, इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी होती है। आगे देखिए, स्तंभ। हम स्तंभ पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के बारे में, हेलियोडोरस ये यूनानी राजदूत था, इसका गरुड़ स्तंभ, बेसनगर, इन सभी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ संक्षेप में बात करनी है, विस्तृत हम इन पर आगे चर्चा करेंगे जब ये अलग से एक चैप्टर के रूप में आएंगे। चैत्य। अब बौद्ध चैत्य, चैत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चैत्य की देखिए आप भव्यता, जैसे मैं स्तूप की बात कर रहा था, वैसे ही कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विशिष्ट व्यक्ति थे या हुए थे, मरने के पश्चात उनकी चिताओं पर चैत्य बनाए गए थे। लेकिन बाद में ये कलात्मक विकास होता गया और ये स्वरूप, जैसे अपन मंदिर की बात करें वैसे ही इसकी स्थिति होती गई। तो ये सारी जानकारी हमें चैत्यों से होती है। आगे देखिए, बिहार, बौद्ध बिहार, ये भी
बौद्ध भिक्षुकों का स्थल होता है। इसकी जानकारी हमें विहारों से होती है कि ये किस धर्म से संबंधित थे, यानी धर्म की जानकारी है, कला की जानकारी है। तो धर्म कला के पक्ष की जानकारी हमें इस बौद्ध विहार से होती है। आगे देखिए स्नानागार। अब हम स्नानागार की बात यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की हम बात कर रहे हैं। आगे हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, तब भी हम इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि ये आपका देखिए ये स्नानागार है, इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल रही हैं। एक तो इसकी भव्यता, यानी जो स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से वो कितना भव्य है। ये देखिए इसमें ये सीढ़ियाँ बन रही हैं उतरने के लिए, और ये वह स्थान है जहाँ पानी रहता होगा। और ये और नीचे जाने के लिए ये देखिए ये रास्ते बने, यहाँ से स्नान के लिए जाते होंगे। क्योंकि ये भव्य है, इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक पर्वों पर, त्योहारों पर इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। इसमें काफ़ी लोग स्नान करने आया करते होंगे। ये आप ये देखिए ये यहाँ पर कुछ ऐसे भवन के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यानी ये यहाँ पर भवन रहे होंगे और इनमें निश्चित ही पुजारी वर्ग निवास करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया होगा। अगर ये आप ये देखिए ये ईंटें हैं, ये ईंट हैं, तो ये देखिए इनको किस तरीके से जोड़ा गया है। इन्हें ककैया ईंट बोला जाता है, छोटी ईंट जो आजकल बहुत कम दिखाई देती है। हम अपने राजस्थान के दूरस्थ कोनों में जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे मध्य प्रदेश में जाएं, तो अनेक हमें पुराने भवन मिलते हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी ईंटों से के बने हुए मिलते हैं। तो उसी प्रकार की ईंट ये प्रयुक्त की गई थी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी हमें स्रोतों के रूप में होती है, पुरातात्विक स्रोतों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से होती है। यहाँ हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। और जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे होंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ रहे होंगे, उस समय हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ विशाल अन्नागार ये हड़प्पा से मिला है। ये देखिए ये विशाल अन्नागार है। अब जहाँ ये कलात्मकता की बात है, उस समय की कला की जहाँ बात कर रहा है, वहीं उस समय की मकान बनाने की टेक्निक, भवन बनाने की तकनीक की बात कर रहा है। इसकी विशालता इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर भारी संख्या में, भारी मात्रा में अन्न को स्टोरेज किया जाता होगा, उसका भंडारण किया जाता होगा, ताकि हमें समय पड़ने पर आसानी से उसमें से अन्न लेकर और उसका उपयोग किया जा सके। आगे चलते हैं। देखिए गोदी या डॉकयार्ड, यानी डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह, ये लोथल लिखा है कि लोथल से प्राप्त हुआ। ये एक सिंधु सभ्यता का स्थल है जहाँ से ये बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बंदरगाह ये आपका समुद्री मार्ग, बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर वह स्थान जो समुद्र के समीप स्थित, जहाँ से व्यापार हुआ करता है, यानी यहाँ पर जहाज आते हैं और जाते हैं, पानी के जहाज जिन पर सामान जिनके द्वारा आता और जाता है। तो ये आपका डॉकयार्ड था। इससे क्या जानकारी मिलती है, प्राचीन भारतीय इतिहास की आर्थिक पक्ष की, आर्थिक पक्ष में भी व्यापार की, कि व्यापार किन किन मार्गों से होता था। तो एक समुद्री मार्ग की बात आएगी कि ये समुद्री मार्ग और बंदरगाह, यानी बंदरगाह ये प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसा समय रहा होगा जब हमारा विदेशों से व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता होगा। विस्तृत चर्चा हम आगे इसकी करेंगे। आगे देखिए स्टेडियम धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से ये स्टेडियम प्राप्त हुआ है। ये देखिए आप, ये स्टेडियम दिखाई दे रहा है। इसमें भी कलात्मकता की बात हो रही है, इसमें भी कैसी ईंटें प्रयुक्त की गई हैं, इसमें भी भव्यता की जानकारी मिल रही है। तो ये सारी जानकारी हमें जो दे रहा है ये धोलावीरा का स्टेडियम, ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में दे रहा है। आगे चलते हैं हम।
ये हमारे कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे ये अशोक का चिन्ह है जो कि हमारे मुद्राओं पर दिखाई देता है, ओम हमारी संस्कृति का ओम, और ये हमारा चक्र समय का है, इसी तरीके ये स्वास्तिक है। तो ये हमारे जो चक्र है चल रहा है, ये प्रतीक चिन्ह है जो हमारे इतिहास के विभिन्न पक्षों की, सांस्कृतिक पक्षों की, आर्थिक पक्षों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये गुफा अजंता एलोरा बाघ की गुफाएं, ये देखिए इसकी भव्यता, कलात्मकता और इसका स्थायित्व के अभी तक ये विद्यमान है, यानी ये इनकी भवन बनाने की तकनीक और कला की स्थिरता और कला की विशिष्टता, इसकी बात करते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी उत्खनन में जो हमारे यहाँ समय समय पर होते रहते हैं, उसमें अनेक पुराविशेष मिले हैं। मृदभांड मिले, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, पाषाण निर्मित बर्तन। तो ये हमारे ये भी सामाजिक और आर्थिक पक्ष की जानकारियां प्रदान करते हैं। उपकरण, सुई मिला, तकुआ, अस्त्र शस्त्र, यानी हम लड़ने की कला से परिचित थे। तकुआ, सुई यानी कपड़े सिलना हमको आ गया था। इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलती हैं। आभूषण, उस समय कौन से आभूषण यूज़ किए जाते थे? हार, कर्णफूल, बाजूबंद, यानी ये हमारे कुछ ऐसे साधन थे जिनसे ये पता चलता है कि हमारा समाज इन आभूषणों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करता था, क्योंकि इसके धारण करने से हम सुंदर दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अभ्यास के प्रश्न आ गए। अभी तक जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसके अभ्यास प्रश्न हमको देख लेने चाहिए, ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ पाठ्य सामग्री है या लेसन का एक भाग है, आज के पुरातात्विक स्रोत हैं जिन पर हमने चर्चा करी, हमारे मजबूत हो जाएं। मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं। तत्कालीन राज्यों की होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इनकी सीमाओं की जानकारी, आर्थिक स्तर की अपन ने बात करी थी, सांस्कृतिक की बात करी थी। जब ये तीनों जानकारियां हो रही हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये देखिए आगे आपका उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की कि गुप्तकालीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकन मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या पुरुगुप्त। मैंने बात करी थी कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आइए चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं अपन। प्राचीन कालीन मोहरों पर हस्ताक्षर होते थे। किसके? नरेश सामंत, गण निगम, निगम व्यापारी, उपयुक्त सभी में किसी एक के। देखिए आपका उत्तर, यानी किसी एक के इसमें हस्ताक्षर हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बासाड़ प्राचीन वैशाली से मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी? ये देखिए आपकी 274। ये अभी अपन फैक्ट्स देखा था अपन ने, अपन पढ़ कर आए थे। आगे चलिए देखते हैं। मूर्तियां निर्मित होती थीं, क्या पाषाण की होती थीं या धातु की होती थीं या मृंड की या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा उत्तर है? देखिए उपयुक्त सभी की। इसका मतलब मूर्तियां इससे भी बनाई जाती थी, धातु से भी और मृंड की भी। तीनों प्रकार की मूर्तियां हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिली हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कांसा निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? ये आपका मोहनजोदड़ो से। अगला हम देखते हैं प्रश्न। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से? सॉरी, मोहनजोदड़ो से, जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, ये भी अपन ने देखा था, हड़प्पा से। इसके आगे देखते हैं। गोदी अथवा डॉकयार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ था?
देखिए अपना उत्तर जल्दी से चेक करिए। ये देखिए ये लोथल, जिनका सही है वो सही का निशान लगाएं और जिनका गलत है वो अपने उत्तर को सुधारें। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्टेडियम प्राप्त हुआ है कहाँ से? फिर अपने नोटबुक पर देखिए, अगर आपने कुछ नोट किया हो इतना पढ़ने के बाद अपने उत्तर को जांच करें। ये देखिए इसका उत्तर है आपका धोलावीरा। आगे देखिए आप, विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संभावित लघु प्रश्न 20 एवं 50 शब्दों वाले, यानी इनको आप 20 शब्दों में भी लिखने को आ सकता है और 50 शब्दों में भी। देखिए बराबर की गुहा लेख, मैंने बात करी थी ना कि बराबर की गुहा लेख पर 20 शब्दों में प्रश्न आ सकता है। नागार्जुनी, नासिक, नानाघाट, मूर्ति लेख और ये प्राचीन मुद्राएं, मोहरें, प्राचीन स्मारक, उत्खनित पुराविशेष, इन सभी पर 20 शब्दों के 50 शब्दों के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो अपन ने फैक्ट्स पढ़े हैं उन फैक्ट्स को आपको वाक्य विन्यास कर उनको बस अपने उत्तर के रूप में लिख देना है, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब यह आपका काम है कि जो अपन ने आज पढ़ा उसको आप 20 और 50 शब्दों में लिखने का प्रयास करें और यहीं से आपके ये नोट्स तैयार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संभावित दीर्घ प्रश्न वही क्या बन सकता है? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन के रूप में गुहालेख, मुद्रा, मोहर एवं स्मारक आदि का वर्णन कीजिए। तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा? गुहालेख, मुद्रा, मोहर, स्मारक। इस पर अगर हम लिखते हैं तो इस बड़े प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। चलिए, जैसा हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उनके हम उत्तरों की जांच करते हैं, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। ये देखिए, बारावर पर्वत के क्षेत्र के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अब इसमें ये जो गुफाएं थी किसको दान में दी गई? अपन पढ़ के आए हैं और आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर शायद नोट भी किया होगा। देखिए इसका आंसर आजीविक। आजीविक कौन थे? जैन भिक्षुक। इसके आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न, सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। देखिए इसका आंसर, यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। इससे आगे, प्राचीन भारतीय सिक्का जाना जाता है आहत सिक्का, कर्षापण, पण, निष्क। अपने उत्तर की जांच करिए। देखिए आहत सिक्का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राचीनतम आहत सिक्के बने होते थे। ये आईएएस में पूछे जा रहे सवाल हैं, आईएएस और आरएएस में। देखिए इसका आंसर, आप अपने उत्तर की जांच करिए, चांदी एवं तांबा से। अपन ने बात करी थी कि आहत सिक्के अथवा पंचमार सिक्के किस धातु के निर्मित होते थे, तो चांदी और तांबा के। ये देखिए आपके फिर हमारा YouTube चैनल आ गया, ये परिष्कार वर्ल्ड, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको परिष्कार वर्ल्ड के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। अगला जो हमारा चैनल है वो परिष्कार कॉलेज का, इसको भी सब्सक्राइब करना है आपको और इसको भी बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसा करने से आपको कॉलेज संबंधी सूचनाएं और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे। आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही प्रार्थना है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको हम अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर नोट करें और उसको डेली पढ़कर देखें, ताकि जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम कुछ रिवीजन करने के साथ ही इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन ही चल रहा है और इसे हम बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से मेरे पुनः प्रार्थना है कि इसको बहुत मन लगाकर आप पढ़िए,
ताकि आपके आज ही से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती रहे और साथ में विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा और अध्ययनरत रहिएगा। और ये हमेशा मन में बनाए रखिएगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक बार पुनः नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।